हाँ भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, अपनी आज 7वें पार्ट की लास्ट क्लास रहेगी और फिर 8वां पार्ट अपन दिसंबर में पढ़ेंगे। आपका कोर्स पूरा हो चुका है आज, ठीक है। आज लास्ट पार्ट, आप लास्ट टॉपिक, आप लास्ट फर्स्ट बुक का देखो भाई। अपना एक टॉपिक चलता है, इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था आपने, प्रत्यावर्ती परिपथों में औसत शक्ति। प्रत्यावर्ती परिपथों में औसत शक्ति, प्रत्यावर्ती परिपथों में औसत शक्ति, ठीक है ना। औसत शक्ति, एवरेज पावर, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की सर्किटों में। ठीक, तो देखो भाई, सुनो भाई, समझना अच्छे से इसको। हालांकि इसमें से कोई पूछा नहीं जाता, कई बार ये कंडीशन में से क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो देखो भाई कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में हमको औसत निकालना है इन सब का, जो हमने एलसीआर अनुनादी परिपथ पढ़ा था ना, उसका औसत निकालना है। तो हम जानते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर क्या होता है, Vm sin ओमेगा t होता है। I बराबर क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा का, Im sin ओमेगा t माइनस पाई। अब ये कहोगे सर प्लस पाई क्यों नहीं ले सकते हो, आपकी सुविधा के अनुसार कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वो आप जानते हो, पाई बटा कोण आगे होती है तो प्लस का आता है, पीछे होती है तो माइनस का आता है, ठीक है। इसके बाद विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI। दोनों मान उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो मेरे पास Vm sin ओमेगा t Im sin ओमेगा t माइनस पाई आ गया। मैं थोड़ा इसलिए थोड़ा इसको लिख दिया क्योंकि थोड़ा जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है। तो देखो Vm Im sin ओमेगा t माइनस पाई, ठीक है। अब देखो बेटा, सुनना मेरी बात, मैंने 2 से तो ऊपर गुणा कर दिया और 2 से नीचे भाग कर दिया। क्यों कर दिया सर, एक सूत्र बनाऊंगा, 2 sin ओमेगा t माइनस पाई। इसका सूत्र होता है 2 sin a sin b। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। 2 sin a sin b का सूत्र होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अगर आता 2 cos a cos b तो आ जाता sin a माइनस b sin a प्लस b, ऐसा कुछ फॉर्मूला बन जाता। लेकिन अपना बन रहा है 2 sin a sin b। 2 sin a क्या है अपने पास ओमेगा t, और b क्या है ओमेगा t माइनस पाई। तो sin a sin b का cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, राइट। इस फॉर्मूले में रख दो इसको। देखो आइए, अब देखो सुनो मेरी बात, इधर देखो भाई सभी का सभी, ये Vm और Im बटा 2 है, 2 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Vm बटा रूट 2 Im बटा रूट 2 लिख सकता हूँ। कैसे, रूट 2 को रूट 2 से गुणा करोगे तो 2 ही तो आएगा। कैसे, रूट 2 रूट 4, और रूट 4 का वर्ग कितना होता है 2। तो मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। क्यों लिख दिया अभी बताऊंगा क्यों लिख दिया मैंने, लिख सकता हूँ ना ऐसे। अब मैंने क्या किया, यहाँ वो फॉर्मूला cos लिख दिया। a माइनस बी, ए क्या है आपके पास, ये आपके पास a है और ये आपके पास क्या है b। तो cos a माइनस b, ठीक है। अब ये आप ये कहोगे सर ये प्लस क्यों किया, तो बेटा बीच में माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस, तो ये प्लस कर दिया, माइनस माइनस प्लस किया, ठीक। cos a ओमेगा t माइनस cos b, ये पूरा माइनस से गुणा होगा ना, तो माइनस का ओमेगा t प्लस का फाइव। ये फिर यहाँ माइनस का लिखते हो तो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे माइनस माइनस cos क्या है a प्लस प्लस ये रहा ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस, सही है। अब देखो आगे यहाँ से, अब देखो ये सूत्र हम जानते हैं नहीं जानते हैं कि सर Vrms बराबर क्या होता है Vm बटा रूट 2। मैंने इसलिए तो रूट 2 लिखा है। Irms बराबर क्या होता है Im बटा रूट 2 माइनस ये रहा सॉरी cos, इससे तो ये कट गया, अरे काटो मत इसको। तो cos पाई लिख दिया मैंने। cos पाई कैसे लिखा, सुनो मेरी बात, cos ये प्लस का पाई, प्लस का पाई, और दिक्कत cos पाई लिख दिया मैंने। बीच में सुनो मेरी बात, हाँ सही है, cos पाई लिख दिया मैंने, ये रहा। अब सुनो ओमेगा टी कितना हो गया 2 ओमेगा टी। मैं पहले इस समीकरण को सोल्व कर रहा हूँ, सुनो मेरी बात कैसे कर रहा हूँ मैं, ये देखो आप सबसे पहले इधर देखो, ये सबसे पहले आप, ये तो कट गया, कट गया ना। क्या बच गया अपने पास, cos फाई बचा नहीं बचा, अरे बचा नहीं बचा, प्लस का फाई है ना, तो cos फाई बच गया नहीं बच गया। ये समीकरण खत्म, पूरी यहाँ तक खत्म। बीच में किसका चिन्ह है माइनस, क्या आ रहा है cos ओमेगा टी 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, कोई दिक्कत। आगे देखो औसत ले लो, इसका एवरेज लिया है मैंने बेटा, एवरेज लूंगा मैं इसका, तो औसत लूंगा तो यहाँ भी औसत लगेगा, यहाँ भी औसत लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। अब सुनो मेरी बात, इसमें तो क्या आ रहा है फाइव, इसमें क्या आ रहा है 2 ओमेगा टी। अब मेरी बात सुनो भाई, मैंने तुमको ये बताया था साइन ओमेगा टी हो कोस ओमेगा टी हो, ये तो होते हैं जीरो। अगर अपने पास भी साइन फाई आ रहा है, टी का फंक्शन नहीं आ रहा है, प्रत्यावर्ती धारा उतार चढ़ाव वाले नहीं आते, क्यों, एक इंटरवल के बाद में, जैसे साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, उच्च होने के बाद निम्न आती है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं जीरो। लेकिन यहाँ फाई है
इसका औसत लेंगे तो ये जीरो नहीं होगा, ये ध्यान से सीखने की बात है, ये जीरो नहीं आएगा, ये जब टी का फंक्शन होगा तो जीरो, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका औसत लिए तब जीरो, लेकिन ये जीरो क्यों नहीं हो रहा है, समझ में आई बात, भाई ये टी का फंक्शन नहीं है, वहां पे वो ग्राफ देख लो आप, उससे निम्न आता है तो प्लस माइनस जीरो होते हैं वो, अगर टी का फंक्शन नहीं है तो अपना फाइव फाइव रहेगा केवल और केवल, समझ गए मेरी बात, तो ये टी का फंक्शन क्या हो गया, जीरो, cos फाइव, ठीक है, Vrms Irms cos फाइव। अब देखो मेरी बात, Irms को मैं क्या लिख सकता हूँ, Prms का मतलब औसत शक्ति का वर्गमात्र मूलमान, लिख सकता हूँ ना, अरे जैसे मैंने किसको लिखा था, Im को Irms लिखा था ना आई वाले फॉर्मेट में, तो Irms क्या होता है, धारा का वर्गमूल मूलमान, और P बराबर क्या होता है, Vi तो P की जगह ये V और I Vi आ रहा है, ये Vi से क्या लिख दिया मैंने P, Rms आ रहा है तो Rms और cos फाइव। अब देखो cos फाइव क्या कहलाता है, ये cos फाइव ये कहलाता है शक्ति गुणांक, क्या कहलाता है, शक्ति गुणांक, क्या कहलाता है, शक्ति गुणांक, और P एवरेज मतलब शक्ति का औसत मान, शक्ति का वर्ग माध्य मूलमान, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, शक्ति गुणांक या आभासी शक्ति कहलाता है, वाटिक शक्ति कहलाता है, ये दोनों का अनुपात क्या होता है, शक्ति गुणांक। पी आरएमएस बराबर क्या होता है, वी आरएमएस आई आरएमएस, क्या कहलाती है, आभासी शक्ति, क्या वोल्टता का वर्ग माध्य मूल और धारा का वर्ग माध्य मूल का गुणनफल क्या कहलाता है, आभासी शक्ति, क्लियर है था। अब इनके केस देखो, पहले केस देखो, कंडीशन पहले, जब परिपथ में आर प्रतिरोध लगाओ, हमने कितने क्या क्या पढ़े हमने प्रकरण धारा में, जब प्रतिरोध में आर लगाओ, फिर आर के बाद में सी लगाओ, एल लगाओ, फिर तीनों को एक साथ लगा दिया, फिर अनुनादी पढ़ा, अनुनादी की कंडीशन पढ़ी हमने, फिर अशक्ति बैंड चौड़ाई पढ़ा, फिर विशेषता गुणांक पढ़ा हमने, पढ़ा नहीं पढ़ा, फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, औसत शक्ति किसका, परिपथों का, लास्ट टॉपिक क्या है, ट्रांसफार्मर, वर्ग माध्य मूल मान पढ़ा हमने है, उसका धनात्मक और चक्कर मान पढ़ा, ऋणात्मक और चक्कर मान पढ़ा हमने, पूरा ये पार्ट था आपका पूरा का पूरा। जब परिपथ में आर लगाओ, आर लगता है फाइव का मान कितना आया था हमारे पास, जीरो, तो जीरो का मान यहाँ रख दिया, पी आर एम कोस फाइव का मान क्या होता है, जीरो, कोस फाइव का मान जीरो रखो, कोस जीरो का मान वन, तो फिर क्या आ गया, आई आर एम एस पी आर एम एस, आई बात समझ में। अब देखो जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगा था, जब क्या आया था 90 डिग्री आगे कलाकोण आगे आई थी ना वोल्ट का, तो प्लस का पाई बटा दो, और पाई कोस 90 क्या होता है, जीरो, तो ये क्या आ गया, जीरो। ऐसे पूछ सकता है तुमसे छोटे क्वेश्चन में, जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो तो आपके पास में प्रत्यावर्ती परिपथों में औसत शक्ति का मान कितना होता है, छोटा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। अब सी लगा होता है जब माइनस का पाई बटा दो, तो माइनस का पाई बटा कोस पाई बटा दो क्या होता है, जीरो, तो क्या हो गया पूरा जीरो, मतलब पहली में औसत शक्ति आ रही है, बाकी दो में जीरो आ रही है, बाकी पहली में लास्ट की में आई। अब देखो एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति, अनुनाद की स्थिति क्या थी, एक्सी बराबर एक्सएल, दोनों बराबर थी, तो एक्सी माइनस एक्सएल बराबर एक्सएल रखो, क्या आएगा, जीरो, फाई का मान कितना आएगा, जीरो, तो फाई कितना जीरो, तो क्या आ गया, पी आर एम एस आएगा सब, उतार, मुश्किल है लेकिन आसान क्या है, उसे सूत्र याद रखना ये वाला, और याद भी नहीं रहे तो तुम तो तुरंत इसमें एक ही विचार कर लेना, कोस का फॉर्मूला लगा के माइनस बी प्लस बी कर देना बीच में, अभी कराऊंगा ट्रांसफार्मर, इसके बाद कराऊंगा ट्रांसफार्मर करवाएंगे, एलसी दोलन तो हट गया, ट्रांसफार्मर करवा, हाँ भाई टॉपिक अपना अगला ट्रांसफार्मर, ठीक है, वो थोड़ा शोरगुल की वजह से क्लास स्टॉप कर देता, आप स्टॉप करके उतार लेना एक चीज को, ठीक है। देखो भाई ट्रांसफार्मर क्या है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत सीधा टॉपिक है, लास्ट 2023 में इसमें क्वेश्चन आया, छोटा छोटा एक नंबर के क्वेश्चन आया, इसमें 1.5 नंबर के क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन भी शायद आई थिंक इसमें से मेरे पास पेपर प्रॉब्लम देखता हूँ, इसमें से है नहीं, पन्ना फट गया लास्ट वाला, एक क्वेश्चन आया था इसमें से लास्ट में, ठीक है, उसको देखो, ट्रांसफार्मर में से क्वेश्चन आया था पिछली बार 2023, छोटा क्वेश्चन पूछा था, वन लाइनर, जो इसकी हानि और लाभों में से क्वेश्चन आया था, विशेषताओं में से, ठीक है। अब देखो ट्रांसफार्मर क्या होता है,
ट्रांसफार्मर क्या होता है हमें बताओ बताओ कि यह एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा करने का काम होता है, कम या ज्यादा करने का काम होता है। कैसे? हमारे घरों में जो मेन ट्रांसफार्मर पावर होता है उसमें से 11,000 वोल्ट की क्या आती है हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा, लेकिन उसको वहां से चलती है और वहां से आने के बाद हमारे घरों के आसपास हर गांव में क्या होता है छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। वो क्यों लगाए जाते हैं? ताकि वो 11,000 का जो वोल्टेज आ रहा है उसको थोड़ा कम करके, क्यों हमारे घरों में तो हमको कितनी चाहिए 220 वोल्ट पर आनी चाहिए, उसको कम करके हमारे घरों तक पहुंचाता है। ये होता है आपका ट्रांसफार्मर। बात आई समझ? अरे उतार चढ़ाव वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा, मतलब बात वापस समझो कि जब हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा को कम या ज्यादा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा करने की युक्ति क्या कहलाती है? ट्रांसफार्मर। 11,000 केवी 21,000 33,000 केवी की आती है हमारे पास, हम कई बार देखते हैं तार के नीचे धारा चढ़ आवाज की आती है, बहुत ज्यादा पावर की सप्लाई होती है। फिर जैसे हर घर के आसपास डीपी लगाई जाती है, वो डीपी बोलते हैं ना, वो क्यों लगाई जाती है? वो वोल्टता को कम ज्यादा करके हमारे पास में ट्रांसफर करते हैं। ठीक, ये क्या कहलाती है आपकी? ट्रांसफार्मर। सिद्धांत, सिद्धांत क्या होता है इसका सुनो। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है ना, क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किसके काम करता है? अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण आपने पढ़ा है, जब एक कुंडली की एक प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, द्वितीय कुंडली के सिरों पर फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ती है, तो वहां विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है, उसे अन्योन्य प्रेरण। यही तो बात थी हमारे पास में। तो अब आगे समझो इसको सिद्धांत में। तो ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है? अन्योन्य प्रेरण। और विद्युत जनित्र किसके सिद्धांत पे काम करता है? अन्योन्य प्रेरण। देखो ट्रांसफार्मर का चित्र देखो आप सभी, बना लो साथ साथ जगह छोड़ो। ट्रांसफार्मर चलो रहने दो। देखो भाई हमने क्या लिया, ये ट्रांसफार्मर ये लिया। अब इसके सुनो मेरी बात सुनो, रहने दो बाद में बना लेना। ये अब इस प्रकार से इसमें क्या होती है, कोई कुचालक पदार्थ भरा होता है, तो कुचालक पदार्थ भरकर इसमें लोहे की, कच्चे लोहे की या नरम लोहे की पतली पतली पट्टिकाएं होती हैं, पतली पतली पट्टिकाएं पत्तियां होती हैं। उन पत्तियों को जमाते हैं, पहली पत्ती को, फिर कुचालक पदार्थ भर देते हैं, फिर पत्तियां जमाते हैं, फिर कुचालक पदार्थ भर देते हैं। इस प्रकार इसकी शेप आकार बना होता है इस प्रकार। इस प्रकार आकार इसका। इस प्रकार इसका आकार, ये नरम लोहे की पट्टिकाएं बनी। ठीक, बाद में बना लेना, सुन ले। ठीक है जी, फिर इस प्रकार बने। प्रकार बने इस प्रकार बने। ठीक, ये ट्रांसफार्मर के स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसमें यह क्या लगी होती है? प्राथमिक कुंडली। क्या लगी होती है? प्राथमिक कुंडली। ये क्या हमारी कौन सी है? प्राथमिक। इस प्रकार ही हमारी दूसरी लगी होती है। ये कौन सी आपकी? इसको बोलते हैं आप, यहाँ बोल दो VS, यहाँ बोल दो VP। VP का मतलब प्राइमरी वोल्टता, प्राथमिक वोल्टता लगाई जाती है। VS का मतलब सेकेंडरी वोल्टता, मतलब द्वितीय वोल्टता। और यहाँ पे आपके पास इसको यहाँ लिखो जो ठीक लगे। लकार मतलब क्या, 4 रुपये आया क्या? NP। और ये क्या है? NS। NP का मतलब प्राइमरी, मतलब इस कुंडली पर, प्राथमिक कुंडली पर चक्रों की संख्या। NS का मतलब द्वितीय कुंडली में चक्रों की संख्या। बात आगे समझ, बात आगे समझ। अब लिखो,
अब सुनो 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 सुनो, पहले समझाएंगे इसको अच्छे से। अब इसकी कार्यविधि देखो, आप बनावट देखो। बनावट का मतलब हमारे पास में इसमें यहाँ क्या है, एनपी। एनपी क्या है भाई, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। एनएस का मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। वीपी का मतलब प्राथमिक कुंडली में गुणता। वीएस का मतलब द्वितीय कुंडली में। कोई दिक्कत, कोई समझ में नहीं आया बताओ, क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। अब समझो इसमें, सबसे पहले हम इसमें क्या बताते हैं, ट्रांसफार्मर में आयताकार नरम लोहे की क्या रखते हैं, पट्टिका रखते हैं। नरम लोहे की आयताकार होगी, इसके अंदर एक कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है। ये कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है, इसके अंदर क्या लगाई जाती है, लोहे की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है इसके अंदर, नरम लोहे की क्या किया जाता है भाई, पत्तियों पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन पत्तिकाओं के मध्य जो अपन ने क्या किया, सबसे पहले आयताकार नरम लोहे की पतली करोड़ वाली आपने क्या लिया है भाई, पट्टिकाएं ली है, और इनके मध्य क्या रखा है आपने, नरम लोहे की क्या रखा है, पत्तियां रखी, और इनके मध्य क्या भरा गया है, कुचालक पदार्थ भरा गया है। क्या भरा गया आपने, इनके मध्य कुचालक पदार्थ भरा गया। अब सुनो भाई, और ये क्या लगाया गया, इनमें तांबे के विद्युत रोधी तार लगाया गया है। तांबे के जो विद्युत रोधी तार है वो इन कुंडलियों में क्या किया गया है, लपेटे गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करते हैं। प्राथमिक कुंडली पर जैसे हम प्रत्यावर्ती कुंडली पर प्राथमिक कुंडली पर धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, या इसमें क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो द्वितीय कुंडली के सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न। इसलिए हमने इसके अंदर क्या किया, कुचालक पदार्थ का प्रयोग किया है। आप कहो साहब नरम लोहे का प्रयोग क्यों किया गया है, तो नरम लोहे का प्रयोग इसलिए किया गया, हमने अभी ये पढ़ा नहीं है, हटा दिया सिलेबस से, पहले पिछले साल तो पढ़ाया था मैंने, हटा दिया। जब सैकल वक्र, इसमें जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में चेंज होता है या फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसके सिरों पर कुंडली के पर, तो उसमें जो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है इस साइड आएंगी, चुंबकन हो जाएगा। फिर इसकी दिशा बदलेंगे, इस साइड में बदलेंगी तो क्या हो जाएगा, विचुंबकन। क्यों, प्रत्यावर्ती धारा आधा सिरा आधा चक्कर आता है, फिर दूसरा चक्कर आता है, आता नहीं आता। तो इधर जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या तो क्या हो जाएगा उसका चुंबकन, फिर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा विचुंबकन। इस प्रकार के चुंबकन और विचुंबकन होता रहता है। इस कारण से हमने इसमें क्या किया भाई, बेलनाकार क्या किया, इसमें शुद्ध बेलनाकार नहीं, लोहे की क्या किया, नरम लोहे का प्रयोग किया गया है। ठीक, उसमें हानि उत्पन्न होती है, उस हानि से बचाने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत ना, पहले लिखो, मैं लिखा हूँ जैसे लिखो। एक ऐसी युक्ति, तू तो नहीं, तू तुम्हें समझा रहा बना रहा, एक ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा कर दे। एक ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा कर दे। एक ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा कर दे, ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब देखो सिद्धांत, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब देखो कार्यविधि, चित्र की जगह जोड़ दो आप, देखो चित्र की जगह जोड़ दो। ट्रांसफार्मर में आयताकार नरम लोहे की पटलित, ट्रांसफार्मर में आयताकार नरम लोहे की पटलित करोड़ वाली, आयताकार नरम लोहे की पटलित करोड़ वाली पट्टिकाएं होती हैं। आयताकार नरम लोहे की पटलित करोड़ वाली पट्टिकाएं होती है, पटलित पट्टिकाएं होती हैं, नरम लोहे की पटलित करोड़ वाली पट्टिकाएं होती हैं। देख लिया, इन पट्टिकाओं के मध्य कुचालक पदार्थ भरकर एक दूसरे पर रखा होता है।
इन पट्टिकाओं के मध्य कुछ अलग पदार्थ भरकर एक दूसरे पर रखा होता है। इसकी दो भुजाओं पर विद्युत तांबे की तार की कुंडली लपेटी होती है। इसकी दो भुजाओं पर विद्युत तांबे की तार की कुंडली लपेटी होती है। प्राथमिक कुंडली के सिरों पर निवेशी गुणता लगाई जाती है, जबकि द्वितीय कुंडली के सिरों पर निर्गत गुणता लगाई जाती है। द्वितीय कुंडली के सिरों पर निर्गत गुणता लगाई जाती है। अब आप चित्र बनाओ। हो गए? छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। इसकी जो मैं हानि लिखाऊंगा ना, हानि को आप करके लाओगे घर से। मैं तो ग्रुप में डाल दूंगा, चाहे आप बुक से कर लेना। बुक में लिख रखी है 4-5 हानि है। हानि उस क्वेश्चन आ जाता है। इस लड़के से बढ़ जाता निकाल दीजिए। केसु सही है ना? क्यों नहीं कपड़े लायक है? ला दे। इसकी मम्मी फोड़ दिया था, वही इसको तुमको भी नहीं फोड़ा होगा। कैसे फोड़ दे? देखा है कल? गजब फोड़ दिया। उसको उठा डायरेक्ट बैठ कर बाजू को दे डायरेक्ट गुस्सा इतना ही हो रहा है। अब बेड पर से गिर डायरेक्ट नीचे गिर जाता तो सही है। आप ज्यादा ठोक कर दूंगा। कोई नहीं रोहित, कुछ सुन लेंगे तेरे से आज। तुम कह रहा नहीं क्वेश्चन सुन लेंगे। दिवाली बना के भेजेंगे। ऐसे ना बनवाने तेरे दोस्त कह रहे कल वो रामकेश लोकेश तेरे दोस्त है, जिगरी है क्या? ले ऐसे रहा हूँ।
तीसरे की। चलो हो गया। अब लिखो ट्रांसफार्मर का, हाँ चलो इसमें चलने दो, इसमें चलने दो, नीचे लिखो पैराग्राफ से आंसर करके। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर जब कंप्लीट हो गया ना, है ना, कंप्लीट है, बच गया भाई, बोल रहे, अरे बता देना, मेरे ध्यान नहीं होगी। लिखो भाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है, तो अन्योन्य प्रेरण के कारण, अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली के सिरों पर, द्वितीय कुंडली के सिरों पर निर्गत वोल्टता प्राप्त कर ली जाती है, द्वितीय कुंडली के सिरों पर निर्गत वोल्टता प्राप्त कर ली जाती है। अब भाई बोलो, देखो फैराडे का नियम क्या होता है भाई, बताओ, देखो बताओ भाई। अरे द्वितीय कुंडली के सिरों पर निर्गत वोल्टता प्राप्त कर ली जाती है। अब फैराडे का नियम बोलो, द्वितीय नियम क्या सूत्र होता है फैराडे का द्वितीय है, एलडीटी। अन्योन्य प्रेरण का सूत्र क्या होता है बता, अभी राम ने तुम बता, फैराडे का द्वितीय नियम अभी क्या होता है, पीछे जो देखता है बता, डेल 5/del 2 एंड एंड देखो भाई, हाँ सही लिखो, इसमें एक लाइन लिखो, प्रत्यावर्ती फ्लक्स फाई, प्रत्यावर्ती फ्लक्स फाई कोमा, प्रत्यावर्ती फ्लक्स कोमा प्राथमिक कुंडली के सिरों पर, प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। हाँ इधर देखो भाई, ये सूत्र होता है आपका फैराडे का नियम, एन डी फाइव बटा डी टी। तो मैं बोल रहा हूँ प्राथमिक कुंडली के सिरों पर, तो मैंने क्या लगा दिया, बीपी, प्राइमरी वोल्टता लगाई, क्या मिल गया मेरे पास में, फ्लक्स, कौन सा, चक्रों से निकली प्राइमरी कुंडली पर, ये क्या हो गया डी फाइव बटा क्या हो गया डी टी। समीकरण नंबर 2 भाग दे दो, किस किस में, पहली में दूसरी का, तो क्या हो जाएगा बीपी बटा क्या हो जाएगा बीएस माइनस एनपी बटा क्या हो जाएगा एनएस, ये आएगा ना, डी फाइव बटा डी फाइव बटा डी तो कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। समीकरण नंबर कितने आएगी 3, उतारो, और एक चीज और हो जाएगी, e बराबर डी आएगी, तीन तक उतारना, मेरा तुम 10 मिनट एक काम करके जाओगे, बताओ, चलो बताओ बताओ, पहले उतारो, हो गया, एक लाइन लिखो, यदि ट्रांसफार्मर के सिरों पर, यदि ट्रांसफार्मर के सिरों पर, यदि ट्रांसफार्मर के सिरों पर किसी प्रकार की, यदि ट्रांसफार्मर के सिरों पर किसी प्रकार की, यदि ट्रांसफार्मर के सिरों पर किसी प्रकार की ऊर्जा हानि नहीं हो, तो ऊर्जा हानि नहीं होती है, तो ऊर्जा हानि नहीं होती है, तो प्राथमिक कुंडली में निवेशी शक्ति, ऊर्जा हानि नहीं होती है तो प्राथमिक कुंडली में निवेशी शक्ति द्वितीय कुंडली में निवेशी शक्ति के बराबर होती है, प्राथमिक कुंडली में निवेशी शक्ति द्वितीय कुंडली में निवेशी शक्ति के बराबर होती है। ये बता देखो भाई, निवेशी शक्ति प्राथमिक कुंडली में निवेशी शक्ति द्वितीय कुंडली में निवेशी शक्ति के बराबर होती है, ठीक है।
प्राथमिक कुंडली निवेशी शक्ति, प्राथमिक कुंडली में निवेशी शक्ति द्वितीय कुंडली में निर्गत शक्ति के बराबर होती है। अभी तो आप निवेशी निर्गत होएगा, निर्गत होएगा, ठीक है। अब ये सूत्र होता है P बराबर VI शक्ति का, ठीक है। मैंने क्या बोला, यदि ट्रांसफार्मर के सिरों पर किसी प्रकार की ऊर्जा में हानि नहीं हो रही है, कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो जितनी आप इनपुट दे रहे हो उतना ही आप क्या होगा, आउटपुट पावर मिलेगा। तो ये सूत्र क्या होता है, VI। तो मैंने इनपुट क्या लगा दिया, VI, इसको क्या लगा सकते हैं, VI बराबर VO। VI का मतलब इनपुट, और ये क्या होता है, चलो ये ऐसे लगाओ मैं जैसे PI और P आउटपुट। इनपुट का मतलब प्राथमिक कुंडली, आउटपुट या फिर ऐसे लगा दो PP स्मॉल और PS। प्राथमिक कुंडली पर, द्वितीय कुंडली पर, प्राथमिक पर ये आगे, द्वितीय पर आगे। ये VP है, ये VS को इसके नीचे भेज दिया, VP पे चले, इधर भी IS है तो IP को इधर भेज दिया, और ये VP बटे VS बराबर क्या आता है, NP बटे NS दिया, ठीक। अरे इधर भेज दिया मैंने, इसके नीचे तो इसको भेज दिया, इसको इसके नीचे भेज दिया, ये उतार दिया, ठीक है, उतारो। अब दो परिभाषा लिखाने हैं, हो गया जल्दी था। फिर भी तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ मूर्खों में, कितना मतलब मुश्किलों से आया हूँ तुम्हारी लास्ट क्लास में। 2 दिन ना आए, 2 हो गए, कुछ आता ही नहीं, रोज ले लेता नहीं। वादा किया था मैंने 42 पहले कंप्लीट कराने का, तो वादा कैसे तोड़ दूँ, मैं कभी प्रॉमिस नहीं तोड़ता। चलो लिखो अब लिखो भाई ट्रांसफार्मर के प्रकार, बस 2 करना है। एक लिखो ऊंचाई ट्रांसफार्मर, लिखो बेटा ऊंचाई, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है भाई, सुनो, ऊंचाई का मतलब, ऊंचाई का मतलब उच्च का मतलब कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदल दे। निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती, मतलब हम कई बार हमारा बल्ब छोटा सा जलता है, थोड़ा सा बिल्कुल चिन्ह सा, हम सोचते हैं बल्ब बिल्कुल डिम लाइट है, फिर एकदम से पावर आ जाता है, निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता। देखो ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को, ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को, ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता बदल दे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब देखो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है भाई, सुनो भाई, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता किसमें बदलता है, उच्च में, क्या कहलाता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। जो प्राथमिक कुंडली में जो आपने आरोपित वोल्टेज करी है, आरोपित जो वोल्टेज दिया है आपने, वो वोल्टेज आपका कितना होगा, द्वितीय वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा। आपके जो चक्रों की संख्या है, आपके जो चक्रों की संख्या है वो भी आपकी द्वितीय में क्या हो जाए, देखो आपने आरोपित जो वोल्टता लगाई वो द्वितीय में ज्यादा है, प्राथमिक ऑब्वियसली सी बात है चक्रों में भी ज्यादा होगी, और आपकी धारा क्या हो जाएगी, प्राथमिक में ज्यादा हो जाएगी। क्यों, प्राथमिक में धारा बहवाई है, आपने प्रवाहित करी है, आपने भाई प्राथमिक कुंडली में क्या लगाई, वोल्टता, तो आगे तो धारा ज्यादा होगी, तो ये क्या होगी, प्राथमिक में। अब लिखो द्वितीय ट्रांसफार्मर, नहीं दूसरा प्रकार अपचाई, अपचाई ट्रांसफार्मर। इसमें आप उल्टा कर दो, बस परिभाषा में आप घर से लिखोगे, मैंने लिखा है कुछ भी, इसमें आप उल्टा करो, क्या बोलोगे, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता बदल दे, क्या कहलाएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर। ये उतार लो, बस इसका उल्टा कर दो, बस अब लिखो आप, लिखिए, ये लिख लिया ना, उल्टा ही करना है, बस परिभाषा घर से लिख लेना रोहित, ये लिख लिया, ये लिखे उसका उल्टा कर लेना बस, बाकी और कुछ भी नहीं है।
हो गई। अब देखो ट्रांसफार्मर की दक्षता, इसमें लिखो नीटा बराबर, ये देखो ये फॉर्मूला, नीटा बराबर द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्राप्त ऊर्जा, द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्राप्त ऊर्जा, ब्रैकेट में शक्ति लिख लेना ऊर्जा की, द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्राप्त ऊर्जा ब्रैकेट में शक्ति। अब बटा करके लिखो, बोलो बटा लिखो, निवेश प्राथमिक कुंडली में निवेशित ऊर्जा ब्रैकेट में शक्ति। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अरे प्राथमिक कुंडली में निवेशित ऊर्जा ब्रैकेट में शक्ति लिख लिया गुणा 100%। अरे द्वितीय कुंडली के सिरों पर लिख लिया गुणा 100% है। अब ये आपका टॉपिक खत्म है, आपकी फिजिक्स की कंप्लीट क्लासेस हो चुकी है। ठीक है बेटा, आठों पार्ट है, 2 दिन का वो मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, एग्जाम पहले पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम फिर बिल्कुल ढीला दे दोगे। अब आपके टेस्ट लगेंगे कल से, आज 9 तारीख है, 9 तारीख से टेस्ट आज आपके। आज आपका मैंने उस दिन क्रम लिख दिया था, ठीक है, तो आज मैं पेपर रेडी कर दूंगा शाम तक आपका। लेकिन आप सभी को टेस्ट देने हैं, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ जब अगली दिवाली मनाओ तो आपके चेहरे पर एक रोमांच, एक अच्छी परसेंटेज, एक अच्छी उत्साह के साथ मनाओ, और ये दिवाली बहुत अच्छी रहे आपकी, बहुत अच्छे से मनाओ। बस खुद का और दूसरों का जरूर ख्याल रखें, बस मेरा इतना ही कहना है। ठीक है, हैप्पी दिवाली भाई सब।